अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि आप अपने वर्ल्ड को ऑर्डर में रखना चाहेंगे कि डिसऑर्डर में, तो क्या चाहेंगे आप? जब मैं आपका वर्ल्ड ये शब्द यूज कर रहा हूं तो अभी मेरा रेफरेंस आपके खुद के पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन से है। इसको फिर मैं कनेक्ट करने वाला हूं अंतरराष्ट्रीय रिश्तों से, इंटरनेशनल रिलेशन से। ऑर्डर शब्द का मतलब है आपके रिश्ते वैसे काम करें जैसे वो करने चाहिए, यानी कि उस रिश्ते की जो पोजीशन है, जो रोल है, जो इन बिटवीन एक्सपेक्टेशन है, वो वैसे ही चल रहा है। जबकि डिसऑर्डर का मतलब है वही रिश्ते हैं लेकिन नहीं पता कल क्या हो जाए, सरप्राइज एलिमेंट इज देयर। क्या चुनेंगे आप, ऑर्डर की डिसऑर्डर? आप कहेंगे ऑब्वियसली सर ऑर्डर, क्योंकि डिसऑर्डर का टेस्ट कर चुके हैं हम, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है लाइफ पे, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। नहीं चाहेंगे ना डिसऑर्डर, ऑर्डर चाहेंगे लाइफ में। सोचिए, अगर आपके पर्सनल रिलेशंस के डिसऑर्डर आपकी लाइफ में ये नेगेटिव इंपैक्ट लाते हैं, तो अगर वर्ल्ड लेवल पर नेशंस के बीच में रिलेशन में डिसऑर्डर है तो उसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ह्यूमैनिटी पर क्या होगा? ऐसा ही वर्ल्ड डिसऑर्डर आज के समय में हम देख रहे हैं। यह बात केवल कुछ युद्ध की नहीं है, क्योंकि वॉर तो केवल एक टाइप का डिसऑर्डर है, इसमें अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर हैं। जैसे जिस देश को आप अपना दोस्त समझते हैं, कल वो किसी दूसरे के साथ अलायंस बना ले अनएक्सपेक्टेडली और आपके नेशनल इंटरेस्ट खतरे में आ जाए, तो ये क्या है? डिसऑर्डर है ये। कोई आपका पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने से इनकार कर दे और आपके हित खतरे में आ जाए, दुनिया के हित खतरे में आ जाए, क्या है ये? डिसऑर्डर है ये। किसी देश की नीति से दूसरे देश के लोग गरीब हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, क्या है ये? डिसऑर्डर है ये। तो माय फ्रेंड्स, वर्ल्ड इज इन डिसऑर्डर। वेलकम टू दिस टॉपिक। और हमें समझना है कि इंडिया का रोल क्या है इस वर्ल्ड डिसऑर्डर में। अभी आपने सुना होगा कि वेस्टर्न नेशंस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि रशिया को G20 से बाहर कर दिया जाए और दिसंबर 2022 में इसकी जो मीटिंग है उसको चेयर करेगा इंडिया। इंडिया ने कहा अच्छा आपने कहा और हम कर दें। वेस्टर्न नेशंस कह रहे हैं हाँ आप कर दीजिए, क्योंकि देखिए रशिया ने यूक्रेन पर जो किया वो एक तरीके से डिसऑर्डर ही तो है। इंडिया ने कहा डिसऑर्डर है, हम शांति की तरफ हैं, लेकिन डिसऑर्डर केवल यही थोड़ी ना है। डिसऑर्डर तो आपके जो कर्मकांड हैं जिसकी वजह से हम सीरिया, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान ये सब देख रहे हैं, ये सब भी तो डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर शब्द केवल एक के पक्ष में क्यों, राइट? तो यानी कि इशू काफी चर्चा में है। इस इशू को पकड़ते हैं इसकी रूट से। मिस्टर हास का कहना है कि वर्ल्ड में एनार्की है, एनार्की कन्वर्ट हो रही है क्याओस में और इस वजह से ये डिसऑर्डर डीपन होता जा रहा है। क्या कह रहे हैं, आसान भाषा में समझते हैं। एनार्की का मतलब है कि वर्ल्ड पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कॉमन अथॉरिटी नहीं है, और जब कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है तो कोई भी देश वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसको लगता है उसके फायदे का है, दूसरे के और दुनिया के फायदे की कोई नहीं सोच रहा। और इस वजह से क्याओस हो रहा है, वॉर हो रहा है, डिवेस्टेशन हो रहा है। यानी कि एनार्की एंड क्याओस आर कनेक्टेड। दिस इज व्हाट मिस्टर हास इज सेइंग। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर दुनिया के ऊपर एक सरकार होती, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होती जो कहती कि ऐसे करना है, ये नहीं करना है, और ये अगर करा तो ये पनिशमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है वो देश शायद वैसा नहीं करता, क्योंकि देश के स्तर पर आप कुछ काम नहीं करते भले आपके मन में उठता रहता है। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कानून है, अथॉरिटी है, जेल चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो आप अपने कंडक्ट को स्ट्रीमलाइन रखते हैं। ऐसे दुनिया में देशों के कंडक्ट भी स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं अगर वर्ल्ड के लेवल पर एक गवर्नमेंट हो, ऐसा विचार दिया जाता है। मिस्टर जॉर्ज सोरेनसन कहते हैं कि देखिए इस वर्ल्ड डिसऑर्डर को आप इन चार पक्षों से समझ सकते हैं। नंबर 1, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। वो कहता है कि देखिए दुनिया में डिसऑर्डर तब होता है अगर पावर इंबैलेंस बहुत ज्यादा हो जाए, और पावर इंबैलेंस में वो मिलिट्री पावर की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कुछ देश बहुत ज्यादा मिलिट्रीली शक्तिशाली हो गए तो वो दूसरे का शोषण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है वो अपने बारे में सोचता है। तो ऐसे में बैलेंस ऑफ पावर इज नेसेसरी। अगर ये इंबैलेंस हो रहा है तो समझ लीजिए डिसऑर्डर आ चुका है या आने वाला है। दूसरा इंडिकेशन वो कहते हैं, नेक्स्ट इंडिकेशन ये है कि अगर लिबरल आइडिया ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं आपने बनाई थी, अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में फेल हो रही हैं, इसको हम लिबरल कंसर्न बोलते हैं। एग्जांपल, यूएन, यूनाइटेड नेशन पे सवाल उठते हैं कि भाई आप आए थे पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके बाद से दुनिया के अलग अलग कोने में वॉर हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं पीस एंड सिक्योरिटी? हालांकि यूएन उस पर अपना जवाब देता है, वो मैंने अपनी जो वीडियो है यूएन वाली उसमें समझाया है, आप शोशैंक सीरीज में देख सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है, इसके बाद WTO, WHO, ये सभी इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठ रहे हैं। तीसरा, यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कमजोर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड में डिसऑर्डर आ रहा है। तीसरा, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ये कहता है कि आप ये देख लीजिए कि दुनिया में कौन से आइडियाज पॉपुलर हो रहे हैं। अगर ऐसे आइडियाज पॉपुलर हो रहे हैं जिससे कि दुनिया में कुछ एक देशों का ही फायदा होगा, तो समझ लीजिए दुनिया में डिसऑर्डर आ चुका है या आने वाला है। यानी कि अगर दुनिया में देश नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं,
सुपीरियरिटी ऑफ रेस, ऐसे आइडियाज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब दुनिया में क्राइसिस आएंगे, राइट? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि आप मानवता से पहले इन आइडियाज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कट्टरवाद को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो यानी कि डिसऑर्डर आने वाला है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब क्या है? यानी कि अगर आपने आर्थिक स्थितियों को ऐसे अरेंज करा है कि फायदा इस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का केवल कुछ एक देशों को हो रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि अफ्रीका देशों को कनेक्ट तो कर दिया WTO जैसे संस्थाओं से, और इसके बदले अमेरिका, वेस्टर्न नेशंस की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी पाइपलाइन, अपने एस्टेब्लिशमेंट बना दिए अफ्रीका में, लेकिन इसका फायदा क्या अफ्रीकन नेशंस को उतना ही हुआ जितना वेस्टर्न नेशंस को हुआ? आंसर इज नो। यानी कि ज्यादा फायदा तो किसको हुआ? इन वेस्टर्न कंपनीज को हुआ, और यहां तो वही गरीबी, वही शोषण, वही वैसा ही जारी है। यानी कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है दुनिया में। तो यानी कि ये पॉइंट कहता है कि अगर दुनिया में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि आप डिसऑर्डर में आने वाले हैं या आ चुका है डिसऑर्डर। इसके बाद 1945 से अगर हम बात करें, 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक समय ऐसा भी था जब शांति थी दुनिया में। वो कंपैरेटिवली शांति थी, क्यों? मतलब इमीडिएटली कोई डायरेक्ट बड़े वॉर नहीं हो रहे थे, ऐसे बीच में फेजेस थे। तो कहा जाता है इसका एक बड़ा कारण ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था, जो कि यूएस और इसके एलाइज ने सेटअप किया था। अब ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? मैंने आपको बताया, जब भी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो समझ लीजिए कि हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो यानी कि यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को स्थापित किया गया, और अलग अलग देश इसमें शामिल भी हो गए। अब ये देश शामिल कैसे हुए? इसका मुद्दा ये है कि ये देश जो शामिल हुए, ये दुनिया की शांति के लिए नहीं हुए थे, ये अपने इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से हुए थे। यानी कि अपने राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के तहत अपने आर्थिक फायदों के लिए साथ हुए थे। जैसे कि आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, ठीक है, और आप चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, विकास कार्य हो, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है। वर्ल्ड बैंक ने कहा लोन तो तब मिलेगा ना जब मेंबर हो गए हमारे। आपने कहा कि नहीं नहीं, हम मेंबर बनेंगे आपके। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा एक कंडीशन नहीं पड़ी शायद आपने, वर्ल्ड बैंक से लोन तभी आप ले सकते हैं जब पहले आप IMF के मेंबर हो। आप कह रहे हैं अच्छा ये भी है क्या कंडीशन? चलो ठीक है, फिर हम IMF के मेंबर बन जाते हैं। तो यानी कि अब आप IMF, वर्ल्ड बैंक, इन संस्थाओं के मेंबर बनते गए। आइडिया ये था कि जब एक हेड है, एक टीम है, और उस टीम में इतने सारे मेंबर्स होंगे, तो टीम में जो आपस में लड़ाइयां हैं उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो यानी कि दुनिया में शांति लाने का एक तरीका है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। यह लिबरल आइडिया था, तो बड़ा कारगर आइडिया था, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुआ। रीजन पता क्या है? एक रीजन यह भी बताया जाता है कि अभी भी जो देश आए थे वो शांति के लिए नहीं आए थे, वो तो अपने आर्थिक फायदों के लिए आए थे। मुद्दा शांति था ही नहीं। काफी सारी संस्था एस्टेब्लिश की गई, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। एग्जाम्पल देता हूं, जुलाई 1944 में मीटिंग होती है यूएस में। टाइम देखिए क्या चल रहा है, जुलाई 1944, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 अभी चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कब हुआ? 1945। यार यस, यू रिमेंबर हिरोशिमा, नागासाकी। अब मुद्दा यह है कि मीटिंग कर क्यों रहे थे? यूएस में वो देख चुके थे कि भाई दुनिया के अलग अलग कोने में वर्ल्ड वॉर की वजह से डिवेस्टेशन हुआ है, आर्थिक संकट आया है, अब इससे उबरना तो पड़ेगा। तो ऐसे में दो अर्थशास्त्री थे, JM कीन्स और हैरी डेक्स्टर। दोनों ने इन देशों को कहा कि देखो ऐसा है, वॉर तो एक दिन खत्म होगा, उसके बाद करोगे क्या? इस युद्ध से अगर नुकसान ही चलता रहा, डिवेस्टेशन ही रहा, तो फिर तो पॉलिटिकल क्राइसिस आएंगे। क्योंकि जिस भी देश में गरीबी, अर्थव्यवस्था ये रहेगी, तो वहां पर जनता सड़कों पे आएगी, जनता सड़कों पे आएगी तो राजनीतिक व्यवस्था चरमराएगी, राजनीतिक व्यवस्था चरमराएगी तो वहां पर फिर क्राइम भी बढ़ेगा, तो सब कुछ डिवेस्टेशन में होगा, डिसऑर्डर से। तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर में लाने का एक तरीका है कि कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाइए जो कि इस वर्ल्ड ऑर्डर को ऑर्डर में लाने की कोशिश करें। तो फैसला हुआ चलिए IMF, वर्ल्ड बैंक और ITO लाते हैं। ITO तो बन नहीं पाया उस टाइम पर, क्योंकि यही देश एग्री नहीं थे। IMF और वर्ल्ड बैंक बन गए 1945 में, और इसी वजह से इनको कहा गया ब्रिटेन वुड ट्विंस, यानी कि ब्रिटेन वुड के जुड़वा। ब्रिटेन वुड शहर है यूएस में, तो ब्रिटेन वुड के जुड़वा संस्थाएं। अब व्यापार अगर बढ़ेगा आपस में, तो जाहिर सी बात है व्यापार जरूरत भी है, और जिन देशों में व्यापार बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो जाए, यानी कि आपस में भाई हमें आपसे रॉ मटेरियल चाहिए तब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, हमें आपसे फिनिश प्रोडक्ट चाहिए तब तक हमारे कंज्यूमर का फायदा नहीं होगा, तो ऐसे में वॉर की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इस वजह से कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी जरूरत थी। ITO नहीं बन पाया, तो एक एग्रीमेंट बनाया गया GATT 1947 में जाके, यानी कि 2 साल बाद। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, कहने का मतलब है कुछ बेसिक रूल बना लें जिससे कि व्यापार जो है बहुत ही आसानी से इन देशों में होने लग जाए। हालांकि GATT में भी खामियां थी, तो इसके बाद फिर आया WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, अभी तक आपने पॉलिसीज ऐसी नहीं बनाई जिससे कि
जो डिस्पैरिटी है वर्ल्ड में वो खत्म हो सके। इस पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। मुद्दे की बात ये है, ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, लेकिन यूएन की अगर हम बात करें तो यूएनएससी में जो परमानेंट 5 बने उसमें वीटो पावर किसके पास थी? उनके पास थी जो वर्ल्ड वॉर 2 की जीतने वाली शक्तियां थी। लेकिन मुझे बताइए, क्या जो पावर डायनेमिक्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर थे, क्या दुनिया में आज भी वही पावर डायनेमिक्स है? क्या जो देश उस टाइम पर 5 सबसे बड़ी शक्तियां थे, क्या आज सही में वही 5 देश सबसे बड़ी शक्तियां हैं, या फिर और शक्तियां भी उभर कर आ गई हैं, और शक्तियां भी उभर कर आ गई हैं? तो ये भी एक डिसऑर्डर का कारण है कि ये 5 देश अपनी चलाते हैं और यहां पर जो अदर हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, यानी कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दीज इंस्टीट्यूशंस एंड दैट इज वन रीजन ऑफ दिस डिसऑर्डर। यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इन संस्थाओं में मिसिंग पाई गई है। कुछ ही देश जो हैं वो अपनी चलाते हैं, तो इस वजह से ये भी एक कारण है इस डिसऑर्डर का। जैसे यूएन जनरल असेंबली है, तो यूएन जनरल असेंबली इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करती है, रेजोल्यूशंस लाती है, हंगर, पॉवर्टी, विमेन राइट, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये सब मुद्दे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब मुद्दे वर्ल्ड डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज को ऐसा मत मानिए कि अच्छा क्लाइमेट चेंज तो इंटरनेशनल रिलेशन से बिल्कुल अलग टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज से हम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? अरे क्लाइमेट चेंज से रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहे हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस से देशों के बीच के संबंध अस्थिर हो रहे हैं, और यहां पर क्या चल रहा है अभी? माइट इज राइट, यानी कि यही जो परमानेंट 5 नेशंस हैं यही अपनी चला रहे हैं, यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस इज नॉट डेमोक्रेटिक। G7 की बात करते हैं, G7 बनाया गया जिससे कि नॉन जो कम्युनिस्ट पावर थी, यानी कि नॉन कम्युनिस्ट पावर का मतलब है इसमें रशिया नहीं था, लेकिन लेटर पार्ट में रशिया भी इंक्लूड किया गया 1998 में। लेकिन जब क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स किया, क्रीमिया जो पहले यूक्रेन का पार्ट था, 2014 की बात है, तो रशिया को इस G7 से बाहर निकाल दिया गया। अब नेक्स्ट बारी किससे है? क्या है? रशिया को G20 से बाहर निकालने की, और इस वजह से भी ये डिसऑर्डर एक सिंबल बनता जा रहा है थ्रू आउट रशिया नाउ फ्रॉम देयर, क्योंकि इंडिया जो है इस चेयर करने वाला इस मीटिंग को, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इंडिया रशिया के खिलाफ ऐसे एक्शन का समर्थन करेगा। मीनवाइल इंडिया इज बीइंग हेक्टर्ड बाय ऑफिशियल्स, जैसे अभी हमने देखा कि यूएस ऑफिशियल्स इंडिया को सीख दे रहे हैं कि आप सैंक्शंस पर सपोर्ट क्यों नहीं करते, तो इंडिया ने भी वापस रिप्लाई कर दिया कि देखिए हमारे लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मायने रखती है। तो मुद्दे की बात यह है कि अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि हैव द इंस्टीट्यूशंस फुलफिल्ड देयर स्टेटेड गोल? जो इनके गोल थे क्या सही में ये फुलफिल कर रहे हैं? आंसर इज नॉट फुल्ली। तो अब चैलेंजेस क्या हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को? क्या क्या चुनौतियां हैं दुनिया के सामने? राइजिंग इनइक्वालिटी। अब जरा इनइक्वालिटी का ये रेफरेंस देख लीजिए। दुनिया में 1% के पास दुनिया का 38% कैपिटल है, 38% वेल्थ है। 10% के पास 76% वेल्थ है, 76% वेल्थ। अब आप कहेंगे कि सर इन देशों की अपनी मेहनत से है, इनकी अपनी काबिलियत से है, इससे दुनिया को क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, अगर केवल अपनी मेहनत और अगर अपनी काबिलियत से ये इनइक्वालिटी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। बात तो ये है ना कि अपनी मेहनत और काबिलियत ही नहीं है सिर्फ इसमें ये भी है कि इन्होंने व्यवस्था को ऐसा सेट किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि दूसरे लोग एफर्ट भी कर रहे हैं लेकिन तब भी वो उतना गेन नहीं कर पा रहे, ये ज्यादा गेन कर रहे हैं। मुद्दा है कि ये सिस्टम ऐसा इन्होंने बनाया जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी, यानी कि ये चाहते हैं, ये जो कोर कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, टॉप नेशंस हैं, ये चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी चलती रहे जिससे कि नेट फायदा ज्यादा इनको होता रहे। इसी वजह से हम कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड वर्ल्ड में बन गया है, यानी कि अर्थ के नदर्न साइड में आप देखते हैं यूएस, वेस्टर्न नेशंस, ये अमीर देश हैं, डेवलप्ड देश, और आप सदर्न पार्ट में देखेंगे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशियन नेशंस, ये गरीब देश रह गए। तो मुझे बताइए, अमीर गरीबी क्या ज्योग्राफिकल है? नहीं, ज्योग्राफिकल नहीं। अगर आप सोचते हैं ज्योग्राफिकल है, नहीं, ज्योग्राफी का तो रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ ऐसा है, लेकिन कारण कुछ और है। कारण है जो दुनिया में नीतियां बनाई गई, किसने वो नीतियां बनाई, कैसे उसने उस नीतियों को कंट्रोल करा, ये कारण है कि पावर अभी हम वेस्ट के पास देखते हैं, और हमेशा से वेस्ट के पास पावर नहीं थी। ये हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलती है। खैर, अगर ये राइजिंग इनइक्वालिटी चल रही है तो आप सोचेंगे सर इससे हमें फर्क क्या पड़ता है, कैसे वर्ल्ड डिसऑर्डर है? अच्छा, अगर इनइक्वालिटी होगी तो मुझे बताइए क्या हार्मनी हो सकती है? नहीं। अरे अगर इनइक्वालिटी होगी तो जो ऐसा देश है जिसको लग रहा है कि भाई इस व्यवस्था से हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें तो नुकसान हो रहा है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं इस व्यवस्था को मानता ही नहीं हूं। दूसरे देश भी कहेंगे जो इनइक्वालिटी को झेल रहे होंगे, हम भी इस व्यवस्था को मानते नहीं है, तो अब अपनी मनमाफिक करेंगे। और मनमाफिक करेंगे तो इसका मतलब क्या? अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज एलिमेंट इन रिलेशंस विल बी देयर। कल को वो किसको सपोर्ट कर दें, किस मुद्दे पर सपोर्ट कर दें, कुछ नहीं पता। इस वजह से इनइक्वालिटी इज अ कंसर्न फॉर एवरीवन।
WTO हैज फेल्ड डेवलपिंग नेशंस। जैसे ये कहा जाता है कि WTO कहा गया कि ये लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लेकर आएगा। आसान भाषा में बता दूं क्या मुद्दा है ये। जो डेवलप्ड नेशन थे इन्होंने कहा कि WTO को स्टैब्लिश कराइए। स्टैब्लिश हुआ, मरक्केश ट्रीटी हुई मोरक्को में, और कहा गया कि इससे दुनिया में शांति भी आएगी और दुनिया में स्थिरता भी आएगी, क्योंकि शांति और स्थिरता पैसे से भी जुड़ी हुई है। जब देश समृद्ध होंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें फाइट नहीं करनी पड़ेगी छोटी चीज़ों पर। तो ये कहा गया यार बिल्कुल सही बात, लेकिन कैसे आएगी? तो कहा गया व्यापार बढ़ेगा। तो पूछा गया कैसे बढ़ेगा? तो उन्होंने कहा WTO आएगा, WTO कॉमन रूल सबके लिए रखेगा, यानी कि आप अपना सामान यूएसए में बेच सकते हैं, यूएसए आपका अपना सामान वहां बेच सकता है, यूएसए की कंपनियां आपके इन्वेस्ट कर सकती हैं, आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहा अच्छा ये तो बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि भाई यूएसए तो आपके अपने प्रोडक्ट को वहां बेच सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग पावर है, लेकिन आप कैसे बेचेंगे? क्या आप मैन्युफैक्चरिंग पावर हैं? क्या अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलिसी लिया क्या आपकी लेबर स्किल्ड है? नहीं। तो यानी कि लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंटीडोट बताया गया पॉवर्टी का और इनइक्वालिटी का टू दीज कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ? सही में ऐसा नहीं हुआ। एक ये भी बात कही जाती है कि इससे तो बल्कि डेवलपमेंट हुआ अंडर डेवलपमेंट का कई देशों में, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यानी कि विकास तो हुआ लेकिन विकास किसका हुआ? विकास हुआ असमानता का, विकास हुआ गरीबी का, बदहाली का, इनका विकास हुआ कई देशों में, राइट? WTO के पॉलिसीज का ट्वीक होना टुवर्ड्स वेस्टर्न नेशंस इस वजह से। खैर अब इस इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्योंकि रोल ज़्यादा किसका है? वेस्टर्न नेशंस का, जाहिर सी बात है, तो इस वजह से कहा जाता है ये बायस्ड रहे हैं। द ब्रोकन लेग्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। मिस्टर जगदीश भगवती, फेमस फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट, इनका ये कहना है कि ये जो WTO जैसे संस्थाएं इनकी वजह से ब्रोकन लेग हो गया है। जब डेवलपिंग नेशंस ने अपने मुद्दे उठाए तो WTO की मीटिंग से कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल कर आया। यूपीएससी ने तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा था, 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, WTO, डू यू थिंक WTO इज अ फेलियर इंस्टीट्यूशन? तो कहने का मतलब ये है कि व्यापार में संस्थाओं का कुछ एक देशों को फायदा देना, डेवलपिंग नेशंस का फायदा उतना ना होना, यह भी डिसऑर्डर का एक कारण है। फिर होगा क्या? फिर ये देश मानना ही मना कर देंगे, इनकार कर देंगे, हम मानते ही नहीं अब ऐसे रूल्स को। फिर आप क्या करोगे? फिर ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको एग्जांपल देता हूं जिससे और बेटर रिलेट हो। भाई आजकल हम फोकस कर रहे हैं कि EVs आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बातें आए। बैटरीज बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बैटरीज के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कोबाल्ट, लिथियम। अब मान लीजिए आप वेस्टर्न यूरोप के कोई नेशन है, आपने कहा हम EVs को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा 2030 तक का टारगेट है, हमने पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वादा किया था, अच्छा कर दिया था वादा। अब बैटरीज कहाँ से बनाएंगे? कोबाल्ट चाहिए आपको, कोबाल्ट आपको अफ्रीकन नेशन से चाहिए, वो अफ्रीकन नेशन जहाँ पर WTO की नीतियों की वजह से विकास नहीं हो पाया, वो जब अपनी बातें रख रहा था उसकी बातें नहीं मानी गई। तो अगर अब उसने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया, WTO की शर्त को माना नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आपके जो गोल हैं वो पूरे हो जाएंगे? क्या क्लाइमेट चेंज का जो आपका गोल था वो पूरा हो जाएगा? नहीं। अगर ऐसे ही कुछ देश ने एक कंसोर्टियम बना लिया दुनिया में और उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया कुछ की मटेरियल्स में, की रिसोर्सेज में, फिर आप क्या करेंगे? तो इस वजह से माय फ्रेंड्स, दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। हमें इस अप्रोच को फ्यूचरिस्टिक रखना होता है, तब जाके हम दुनिया को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। द WTO हैज फेल्ड एज अ मल्टीलेटरल एजेंसी। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जिसमें कई सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, श्रीलंका इज ऑल्सो फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। आप सब इस बात को जानते हैं। जितना ग्लोबल डेट है ना श्रीलंका का, लगभग उतना ऑफर दिया है एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए। यानी कि एक व्यक्ति किसी एक इंटरनेट कंपनी को खरीदने के लिए जो ऑफर दे रहा है कि इतने पैसे में देने के लिए तैयार हूं, इतना उधार पूरे देश का है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, राइट? और इसके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस का रेमिफिकेशन फिर ये अलग अलग जगह भी देखने के लिए मिलता है। वेस्ट अफ्रीका फेसेस वर्स्ट फूड क्राइसिस इन 10 years। 27 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम हंगर। ये आज की दुनिया में चल रहा है, जब हम कहते हैं कि हम तकनीकी रूप से इतने आगे बढ़ गए हैं। आप में से जिन लोगों को लगता है कि भाई हम अपनी लाइफ में पावर, पोजीशन, मनी या इन इफेक्टिवनेस, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, वो कैसे लें? मतलब हमें शायद रास्ते नहीं मिल रहे, या हमारे लिए तो रास्ते बंद हैं, हम तो शायद नहीं कर पाएंगे। उनको सोचना चाहिए
कि देखिए, अगर केवल आप अपने आसपास की समस्याओं को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दें और उस समस्या को सॉल्व कर दें, करने का प्लान, पोजीशन, एग्जैक्ट प्रोसेस में आप इंक्लूडेड हैं, तो आपके पास ये सब कुछ आएगा। नो वन कैन स्टॉप यू। तो यानी कि प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटीज दुनिया में कभी खत्म नहीं होती। जरा देख लीजिए क्या हालात हैं दुनिया के। जब तक दुनिया में समस्याएं हैं तो हमें समाधानकर्ताओं की जरूरत है, और समाधानकर्ता ही शक्ति, समृद्धि, पैसा, इनके हकदार होते हैं, राइट? तो वी शुड फाइंड सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देखिए, टेररिज्म भी इशू है ग्लोबल डिसऑर्डर का। जरा अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान टॉप स्कोर पे है, इतने ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इधर पाकिस्तान देखिए 7825 इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, एंड इंडिया को देखिए 7432, यानी कि इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों ने अपनी जान गंवाई है आतंकवाद के कारण। वही आतंकवाद जिसको पाकिस्तान की हुकूमत यूज करती आई है एज अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट अगेंस्ट इंडिया, यानी कि अपने एम्स को अचीव करने के लिए आतंकवादियों को पनाह दी, और उसका खामियाजा खुद पाकिस्तान झेल रहा है। पाकिस्तान के ये एक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल डिसऑर्डर को, यानी कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को साइडलाइन कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर थ्रेटन्स रिकवरी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि पेंडेमिक जो हिट हुआ बड़ी ट्रेजेडी थी, और इसके बाद कहा गया कि अब शायद अब दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगी, अब शायद चीजें बेहतर होंगी। लेकिन उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के बाद आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, कितने सारे रॉ मटेरियल की जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई है, नेचुरल गैस वो महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल पर इसका इंपैक्ट है, और पेट्रोल डीजल पर इंपैक्ट होता है तो जाहिर सी बात है महंगाई पर इंपैक्ट होता है। यूरोप में सर्दियां आने वाली हैं, उनको नेचुरल गैस की जरूरत है, और नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं वो आसमान छू रहे हैं। तो यानी कि ये क्राइसिस क्या आपको लगता है केवल रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है? नहीं, जर्मनी में बैठे लोगों की लाइफ टफ होने वाली है इन सर्दियों में ड्यू टू दिस ग्लोबल डिसऑर्डर। और जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कहेंगे कि सर रशिया ने ऐसा किया तो दुनिया क्या कर सकती थी, डिसऑर्डर तो होता ही है। अच्छा, फिर नीतियां किस काम की होती हैं? मींस अगर ये एक इशू है तो इशू इस वजह से नहीं है कि किसी एक नेशन ने ऐसा किया। नेशन ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि आपने अब तक ग्लोबल ऑर्डर को सेट करने का कोई एक मजबूत ढांचा ही नहीं रखा। कोई भी देश या व्यक्तिगत रूप से आप कोई ऐसा फैसला जो दूसरों को इंपैक्ट करे तब ले पाते हैं जब आपके उस फैसले को डिसइंसेंटिवाइज करने का कोई वहां पर स्ट्रक्चर नहीं हो। भाई आप कर सकते हो तभी तो कर पा रहे हो। अगर दुनिया का ऐसा स्ट्रक्चर हो कि आप वो कर ही ना पाओ तो आप कैसे कर लोगे? यानी कि जिम्मेदारी केवल रशिया को ना दें, जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है, क्योंकि आपने इन मुद्दों पर इतनी गहनता से अब तक सोचा नहीं, इन पर किया नहीं। और माय फ्रेंड्स, एक और ट्रेवेस्टी है दुनिया की, हम सोचते हैं कि देश और दुनिया को चला रहे हैं वो हमसे बहुत होशियार हैं और उनके हाथों में दुनिया और देश सेफ है, और यही सबसे बड़ी भूल मानव कर रहे हैं। यानी कि हर किसी को जानना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए और सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। पता नहीं कहीं से कहां से सोल्यूशन निकल जाए। इफ इंडिया हैज चोजन साइड, इट इज साइड ऑफ पीस। मिस्टर जयशंकर हैज सेड दैट, हम शांति की तरफ हैं, ये हमें रखना पड़ता है पोजीशन। अफगानिस्तान अंडर द तालिबान, अब अफगानिस्तान तालिबान के अंडर है। हमें नहीं पता कि तालिबान के अंडर वहां पर अब वो टेररिस्ट लूम होंगे कि नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि तालिबान ने अलकायदा को पनाह दी और अलकायदा ने जो तहलका मचाया दुनिया के अलग अलग कोने में, उससे हम वाकिफ हैं। यानी कि जो फंडामेंटलिस्ट पे कट्टरवाद है वो भी एक बड़ा चैलेंज है डिसऑर्डर के लिए। तो यहां पर यह भी एक कारण है। द प्रेशर ऑन आवर वर्ल्ड आर सीरियस, एक्सपेक्टेड टू ग्रो। जो प्रेशर है दुनिया में वो सीरियस है और ग्रो भी कर सकता है। ह्यूमन काइंड मस्ट डिच द मिलिट्री हैबिट, और अब मानव को कम से कम इन हथियारों के सहारे अपने हितों को साधने की जो कोशिश है उसको छोड़ देना चाहिए। अब तो बाज आ जाना चाहिए। एंड टैकल कॉन्फ्लिक्ट एज इट्स रूट्स, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको जड़ों से सॉल्व करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर हथियारों के बिना कहां काम चलता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अभी काम नहीं चल रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये मान लें कि काम नहीं चल सकता, तो इसका मतलब है कि आप इवॉल्व भी नहीं हो रहे, राइट? इन पाकिस्तान द डेंजर डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम विद इन द सिस्टम। कई लोग डेमोक्रेसी का जो डिबैकल पाकिस्तान में हो उसको देख के खुश हो रहे हैं, अरे इनके साथ तो ऐसे ही होता रहता है। अच्छा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में, श्रीलंका में क्याओस चल रहा है, म्यांमार में मिलिट्री कू हो चुका है, नेपाल की खुद की डेमोक्रेसी ड्वेंडल होती रहती है। तो हमारे आसपास अगर कोई डेमोक्रेसी स्टेबल है तो वो हम हैं। अब इसमें केवल प्राउड ना हो,
प्राउड के साथ साथ आपको कंसर्न भी होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी एक आइडिया है। कई इतने देशों में अगर डेमोक्रेसी डिबैकल हो रही है तो ये तो मतलब नहीं है कि अब डेमोक्रेसी एज एन आइडिया भी डिफीट होने के कगार पर है इन देशों में। अगर डेमोक्रेसी डिफीट होने के कगार पर हो गई ना, तो इसका मतलब यह है कि कन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता चुनेगी सरकार, और जनता चुनेगी सरकार तो सरकार अगर युद्ध करेगी तो जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। लेकिन अगर एक किसी व्यक्ति के पास पावर है, डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री के पास है, तो अपनी पावर को गेन करने के लिए वॉर करेगा। जनता कहेगी क्यों करा वॉर, तो मिलिट्री कहेगी आप चुप बैठ जाइए, हम हैं यहां पर आपके बारे में सोचने के लिए, आपको जवाबदेह नहीं है, आपकी वोट से सरकार नहीं बनाई। तो यानी कि डेमोक्रेसी अगर क्राइसिस में है तो वो भी ग्लोबल डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। सोवरेनिटी थ्रेट, पोरस बॉर्डर्स, और इस वजह से ट्रांस माइग्रेशन, दिस रिफ्यूजी इश्यूज। तो रिफ्यूजी इश्यूज जो हैं वो देशों के बीच में जो और डिसऑर्डर है उसका एक कारण बन गए हैं। आप वेस्टर्न यूरोप में देख सकते हैं, अलग अलग देशों का अलग अलग व्यू है। कुछ कहते हैं कि हम रिफ्यूजीज को अलाउ करेंगे, दूसरे कहते हैं नहीं अलाउ करेंगे। मुद्दा ये रिफ्यूजी आए क्यों? रिफ्यूजीज इस वजह से आ रहे हैं, कोई अपना देश अपना घर छोड़ के क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके घर में वो सुरक्षित नहीं है। अगर वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है और वो रिफ्यूजी बनकर कहीं और रह रहे हैं, तो इसका मतलब है अब उनमें से कई लोग भी क्रिमिनल बन सकते हैं, टेररिस्ट मेंटलिटी के बन सकते हैं, आसानी से आइडियाज उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये दुनिया के लिए सही इंडिकेशन नहीं है। यानी कि अगर रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है म्यांमार में और रोहिंग्या मुस्लिम्स बांग्लादेश में बड़ी संख्या में, इंडिया में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि अच्छा चलो म्यांमार का इशू है। नहीं नहीं नहीं, हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि म्यांमार पर दबाव बनाया जाए कि भई आपके लोग हैं, आप इनकी जिम्मेदारी लो, स्टेबिलिटी लाओ। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन साउथ चाइना सी, ये भी एक एग्जांपल है। जैसे $3.37 ट्रिलियन का ट्रेड जाता है इस एरिया से, साउथ चाइना सी के एरिया से। 40% ऑफ द ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस इस एरिया से निकलती है। सोच लीजिए अगर यहां पर चाइना बोल रहा है कि मैं तो इस IT, LOS, UNCLOS, EZ इनकी बातों को मानता ही नहीं हूं, मैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो कंसेप्ट आपने बताया कि ये टेरिटरी इंडोनेशिया की है और वियतनाम की, मैं इसको मानता ही नहीं हूं, मैं UNCLOS को नहीं मानता हूं। तो मुझे बताइए इससे जो है डिसरप्ट क्या होगा? ये ग्लोबल नेचुरल गैस सप्लाई डिसरप्ट होगी। अगर 40% नेचुरल गैस की सप्लाई को चाइना डिसरप्ट कर देता है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बनता जा रहा है, तो किसका भविष्य खतरे में है? अरे ह्यूमैनिटी का भविष्य खतरे में है। वो केवल अब चाइना इंडिया की बात नहीं है, सबके कंसर्न की बात है। 3200 एकड़ एरिया है जो चाइना साउथ चाइना में क्रिएट कर चुका है। यानी कि वो कह रहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की परिभाषा बताते हैं कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर का एरिया EZ का है, चलो हम अपने कोस्टल एरिया को बढ़ा रहे हैं। वो छोटे छोटे टापू बना रहा है अपने क्लेम को और ज़्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए। तो दुनिया के लिए चिंता की बात है। इसके पीछे इस वजह से हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, काउंटर पॉलिसी है चाइना की, चाइना के लिए वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। द क्लाइमेट क्राइसिस, सुपरचार्जिंग रेनफॉल, हरिकेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ये डिसरप्ट किसको कर रहा है? ये इंडस्ट्रीज को भी डिसरप्ट करेगा, ये सप्लाई चेन को भी डिसरप्ट करेगा, ये डिजास्टर लाएगा। तो अब वो देश जो अपनी समृद्धि पर खर्च कर सकते थे, अब वो किस पर खर्च करेंगे? अब वो रिहैबिलिटेशन पर खर्च करेंगे। तो मुझे बताइए इससे मानवता खतरे में है कि नहीं? और हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो क्लाइमेट डील्स आप बनाते हैं आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। इस वजह से कहा जाता है कि अगर फंक्शनिंग क्लाइमेट डील भी हो जाए ना दुनिया में, तो वो भी एक तरीके से शांति की डील मानी जाएगी। फेलियर ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस, पेंडेमिक के दौरान हमने देख लिया कि हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो सप्लाई चेन है, वो कितनी ज़्यादा मजबूत है। उसका फेलियर हम सबके सामने है। वैक्सीन्स को होल्ड कर रहे थे रिच नेशंस, कह रहे थे कि अब हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम 2 गुना 3 गुना वैक्सीन रख लेंगे, जबकि दुनिया के दूसरे कोने में अफ्रीका में 7.5% केवल इतने लोगों को पहली शॉट मिल पाया। तो मुझे बताइए वायरस अगर यहाँ म्यूटेट हुआ तो वहाँ भी जाएगा कि नहीं जाएगा? वहाँ बिल्कुल जा सकता है, जैसे ही आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे। तो आपके इस होर्डिंग का आपको फ़ायदा क्या हुआ? मुझे ये बताइए। नुकसान ही हुआ दुनिया को। और दुनिया को आपने एक और चीज़ बता दी कि हम मानव के रूप में एक साथ नहीं खड़े हो सकते किसी क्राइसिस में, हम तो सबसे पहले अपनी सोचेंगे। और अब ऐसे में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को और ज़्यादा प्रोएक्टिवली रखे भी, और बियॉन्ड रिटोरिक एक्शंस भी ले। रिटोरिक का मतलब होता है हम बातें करना, बातें करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, हमें करने वाले लोग चाहिए। तो इंडिया कैन एक्चुअली प्ले दैट रोल एज ऑफ नाउ। क्राइसिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बेटर। अब ऐसे में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपके पास कुछ आर्गुमेंट होना चाहिए कि सॉलिड कि हम करें क्या। तो कुछ डायमेंशंस, जैसे हमें जेन्युइन डेमोक्रेटिक ऑर्डर लाना पड़ेगा इन ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में। प्रॉब्लम की तो हमने बात की कि भाई UN, IMF, वर्ल्ड बैंक
अब इसमें हमें क्या करें, डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि इनमें रिफॉर्म लाएं और जो डेवलपिंग नेशंस है, अंडर डेवलप्ड नेशंस है, इनके से को भी यहां पर इंप्रूव किया जाए। वी मस्ट नॉट अटैक ईच अदर। अटैक ईच अदर कैसे होगा, कैसे होगा कि आप ना अटैक करें ईच अदर पे? वो तभी हो पाएगा व्हेन यूएन चार्टर इज स्ट्रॉन्गर देन इट इज नाउ, यानी कि हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि कोई युद्ध पर ना जाए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को साइड करके। फ्रीडम टू इवॉल्व देयर ओन डेमोक्रेसीज एंड इकोनॉमीज, हर किसी को स्वायत्ता हो कि अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने लोकतंत्र को अपने हिसाब से ग्रो करें, किसी डिक्टेशन में ना चले, यानी कि कुछ मजबूत ताकतों की हिसाब से ना चले, क्योंकि जब भी आप डिक्टेटरशिप के अंडर होते हैं कि कुछ देशों की, तो वहां पर व्यवस्था चल ही नहीं सकती। सैंक्शंस बाय ग्लोबल डिक्टेटर्स जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं, यानी कि जब आपने यूएस की गलत नीतियों की वजह से हमने देखा सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, तो तब वहां पर सैंक्शंस की दुनिया बात नहीं कर पा रही और अब सैंक्शंस की बात कर पा रही है। तो ऐसा ना हो कि ये बायस्ड रूप में सैंक्शंस का यूज किया जाए। हालांकि ऐसी सिचुएशन कहीं भी ना आए जैसी अब चल रही है, लेकिन सैंक्शंस को बायस ना किया जाए, नहीं तो सैंक्शन एज अ कंसेप्ट की जो यूटिलिटी है वो नीचे आ जाएगी। मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिलिट्री पावर बनता जा रहा है तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, भले ही आज वो कह रहा है कि नहीं मैं तो शांति के लिए कर रहा हूं, मैं तो सबको सेफ एंड सिक्योर करने के लिए कर रहा हूं, नहीं, एक बार वो पावरफुल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गैप बहुत ज़्यादा हो गया, फिर वो आपकी टेरिटरी पर भी क्लेम करेगा, फिर वो समुद्री रास्तों पर भी क्लेम करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो अपने हितों को साधने के लिए सब कुछ साइलेंट कर सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप दीज सॉल्यूशंस यू विल कीप इन माइंड। मिस्टर नौजूरा कहते हैं कि दुनिया को कॉमन वैल्यूज पर आना चाहिए, यानी कि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिस पर हम सब एकजुट हो सकते हैं, जैसे मानवता, ह्यूमन डिग्निटी। अगर हम इंसान हैं तो इंसान होने के नाते ही हमें डिग्निटी अलाउ है, तो वो हम अपनी प्रायोरिटी रखें। आज़ादी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रूल ऑफ लॉ हो, यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये कंसेप्ट दुनिया में अगर चल गया तो आपको नहीं लगता कि डिसऑर्डर ऑर्डर में तब्दील हो सकता है? जस्टिस, न्याय, न्याय का मतलब केवल ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कोई वहां न्याय मिल रहा है, नहीं नहीं। न्याय का मतलब है संसाधन, रिसोर्सेज भी न्यायप्रद रूप से यूज हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, राइट? तो आई होप नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर इन योर माइंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन शूट मी अ मैसेज ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है shashank.powerbing, POWERBING। ये PDF आपको मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। I hope after this video you will be more sensitive towards these issues and you will be solution oriented. See you.